चलिए जी, टेस्ट में बताओ जी, कहाँ कहाँ किस क्या क्या प्रॉब्लम है, फटाफट। मयंक ने दिया था टेस्ट, दीपांश ने दिया था कि नहीं दिया था? दीपांश ने नहीं दिया टेस्ट मेरे ख्याल से। चलो फटाफट बोलो जी, जल्दी से। टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो मुझे बता दो, ताकि हम फटाफट से डिस्कस करके फिर आगे चलें। बोलो बच्चों, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम? टेस्ट बिल्कुल आसान था, भी बेसिक बेसिक चीजें ही करी हैं, शायद तो कुछ करा ही नहीं हमने। Question number 1. Question number 1. Question number 1 says, if NA is AN, then NB intersection NC is ND, where A, B, C and D are natural numbers. B and C are relatively prime, then D क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, अगर मैं NA कह रही हूँ A into N, इसका मतलब क्या हुआ? NA is telling me the multiples of A, ठीक है? इसका मतलब NB और NC क्या डिनोट कर रहे हैं? मल्टीपल्स ऑफ B एंड मल्टीपल्स ऑफ C. NB है मल्टीपल्स ऑफ B एंड NC will denote multiples of C. अब मुझे दिया है NB इंटरसेक्शन NC is ND. ND क्या है? मल्टीपल्स ऑफ D. और साथ में दे दिया B और C रिलेटिवली प्राइम है, मतलब B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है सच मेरे पास, और B और C में कॉमन नहीं है, लेकिन इनके इंटरसेक्शन में ये आ रहे हैं। तो फिर D में, B में और C में क्या रिलेशन समझ में आया? एलसीएम हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, मतलब एक 3 के मल्टीपल है, एक 5 के मल्टीपल्स है। 3 और 5 आपस में रिलेटिवली प्राइम हो गए, तो कॉमन फैक्टर कौन से निकलेंगे? जो 15 के मल्टीपल्स होंगे। Yes, ma'am. Right? So D is equal to B into C. समझ में आई बात कि नहीं? Ma'am, I have also clicked on this option. Okay. Yes, ma'am. C आंसर दिया था आपने? Yes, ma'am. C इज करेक्ट आंसर। फिर आपके एडनो कहाँ पे गड़बड़ हुई है? C इज द करेक्ट आंसर। एक बार की में भी चेक कर लेती हूँ, मेरे पास मार्क तो C ही है बेटा। Yes, ma'am. C ही आंसर की में भी गया हुआ है, C ही मार्क्ड है मेरे पास। दिस इज करेक्ट। Yes, ma'am. चलो जी आगे चलो, फटाफट बोलते जाओ, इतनी देर नहीं लगाना क्वेश्चन क्या है वो बताने के लिए, मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। Question 5. क्वेश्चन 5, एनीथिंग बिफोर क्वेश्चन नंबर 5? किसी और की कोई और प्रॉब्लम 5वें क्वेश्चन से पहले? Fifth question, the number of subsets of 1, 2, 3 and 9 containing at least one odd numbers. देखो, मुझे कहा गया एट लीस्ट वन ऑड नंबर, तो मेरे पास क्या तरीका है? या तो मैं कहूँ एक ऑड नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 1 से 9 तक जितने ऑड नंबर है मैं सबको इंक्लूड कर लूं, या मैं दूसरा काम क्या करूं, मैं कहूँ टोटल सबसेट्स माइनस हैविंग नो ऑड नंबर। ये बात समझ में आती है? पहले ये बताओ। Yes, ma'am. मेरे पास सेट में एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक। हाउ मेनी टोटल सबसेट्स विल बी देयर?
2 raised to power 9। अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 raised to power 9। और अब मुझे इनमें से वो वाले सबसेट माइनस कर देने हैं जिसमें ऑड नंबर पड़ा है। अब ऑड नंबर कितने हैं आपके पास 1 to 9 में? 5। 5। So इसमें से क्या माइनस कर दोगे? 2 power 9 minus 2 power 5, that will be your answer। यस मैम। ठीक है जी, और बोलो जी। थर्ड भी समझा दो। थर्ड पीछे चलो। एन ए इंटरसेक्शन 20 है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 है। ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट हैं। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में 20 एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 5 है। मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। वेन डायग्राम बनाए इसका? हाँ जी, बोलो जी, वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी में 20 एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 5 एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी चाहिए। अगर मैं वेन डायग्राम से समझने की थोड़ी सी कोशिश करूं तो if I take this set as A, this as B, this as C, A intersection B का मतलब ये टोटल में कितने हैं? 20। A intersection B intersection C मतलब ये 5। तो ये जो पार्ट बचा है ये 15 बचा है। अब मुझे क्या देखना है? A intersection B minus C, B minus C, बताओ जरा B minus C क्या है? The region of only B। ओनली बी मतलब बी में से सी वाले एलिमेंट निकाल देते हैं तो ये वाले, और उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो सिर्फ यही वाला आंसर बनना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट देवांश? हाँ जी आगे समझ। तो आपका आंसर बन रहा होगा। ठीक। चलो जी आगे चलो, 5 के बाद। टेंथ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए और बी दे रखा है, एफ आपको दिया है 1 5 बेटा 2 9 और 2 11। दो चीजें आ गई, मतलब अगर ये सेट पड़ा था यहां से 2 ये 9 से भी रिलेट हो गया और 11 से भी रिलेट हो गया, तो क्या फंक्शन होगा ये? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। नहीं फंक्शन नहीं होगा। हाँ ठीक है। This will not be a function, this will be a relation। और बोलो फटाफट, बोलते जाओ, इतनी देर मत लगाओ बच्चों। 22 इन बिटवीन कोई और प्रॉब्लम है किसी की? मैम 18। अरमान कौन सा बोला बेटा, दोबारा बोलो। मैम 18। Question number 18. A and B are sets, then A intersection B minus A. ये सारा आपका A सेट है। If I take this as A, this as B, this is B minus A, this part double shaded is B minus A. तो क्या बचे A में और B minus A में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? Is there anything common between the two? No. So answer is 5. ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आए इन जनरल सेट्स के, तो बेस्ट वे इज वेन डायग्राम।
एकदम से क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। वैल्यूज के साथ दे रखा हो फिर तो वैल्यू से आसानी से निकल जाता है। इन जनरल दिया तो वेन डायग्राम इज द बेस्ट टू। 22 यूनिवर्सल सेट में 20 एलिमेंट है, ए सेट में 12 है, बी सेट में 9 है, ए इंटरसेक्शन बी में 4 है, और आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। Can I say this is universal set minus A union B? Number of elements in universal set minus number of elements in A union B. ये 20 दिया है, ये डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन अब इसका फॉर्मूला पता है, दिस इज एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो 20 माइनस 9 माइनस 4 5 17, सो आंसर शुड बी 3। मुझे वो कॉम्प्लीमेंट का पता नहीं चला था। कॉम्प्लीमेंट दो कॉम्प्लीमेंट चीजों से डिनोट किया जाता है, ऐसे भी और सी से भी। ये बताया तो होगा मैंने शायद। और बोलो जी फटाफट से। मैम 21st 21st A and B are two sets such that N A is given, N B is given, A union B is given. Then A intersection B की वैल्यू हमें बतानी है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है या आंसर में कुछ गड़बड़ है? A इंटरसेक्शन B अगर मुझे निकालना है तो N A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला हो गया N A प्लस N B माइनस N A यूनियन। N A है 0.16, this is 0.14, and A union B is 0.25. ये हो जाएगा आपका 0.30, इसमें से 0.25 माइनस कर दूं तो 0.05 is the value of A intersection B। इसमें क्या गड़बड़ है बेटा? okay yes ma'am 23rd वे 23rd 23rd 20 teachers of a school either teach mathematics or physics। Okay, 12 of इसका मतलब क्या दिया है? ये 20 क्या है? Either teach ए एम यूनियन फिजिक्स बी A union B B से। Then 12 of them teach mathematics। Mathematics और क्या है साथ में? Physics। तो मैं M और P ही ले लेती हूँ। फिर 12 teach mathematics, while 4 teach both। 4 teach both। Then the number of teachers teaching physics only। Physics only का मतलब क्या चाहिए मुझे? पी माइनस एम पता चल गई, गलती पता चल गई। आपने सिर्फ P मैंने निकाल वो दिया, P निकाल देते इंटरसेक्शन। समझ गई थी मैं। हाँ जी हाँ जी। और बोलो जी। बस जी। पराग, हिमाक्षी, आपने अभी भी ज्वाइन किया है, कोई और प्रॉब्लम टेस्ट में? मैम वो ये नहीं समझ आया, नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं आया समझ। नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम क्या? देखो जो भी जितने भी आपके करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं मतलब उसकी उनको वैल्यूज हाँ कि मतलब 1 मार्क्स जो पॉजिटिव वाला मिलेगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग में कितना कम होएगा अगर नेगेटिव मार्किंग होएगी तो। मान लो आपके 30 क्वेश्चन में से 25 करेक्ट थे तो 25 इंटू 4 100 नंबर आपके बने, और मान लो 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो -2। जो अनअटेम्प्टेड है उसका कुछ नहीं कटता, कुछ मिलता भी नहीं है तो कुछ कटता भी नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्टेड अगर गलत हो गया तो 5 नंबर गए, 4 जो मिलने थे एक एक्स्ट्रा चला गया। मैम मैंने केमिस्ट्री का तो कल था ना, उसमें 19 ठीक थे मेरे और 11 गलत थे मेरे, 66 आए हैं। 19 ठीक थे, 63 76 हो गए।
ठीक है, 11 गलत है। यस मैम। अगर 11 गलत है तो फिर 65 बनने चाहिए आपको, 66 नहीं बनने चाहिए। 66 या 65 ऐसी कुछ थी। और 65 ही बन रहा हूँ। मैंने आपको हिसाब बता दिया, जितने करेक्ट हैं इंटू 4 कर लो, और जितने गलत हैं इंटू 1 करके वो करेक्ट वाले स्कोर में से माइनस कर। तो एक बात अभी से समझ लो कि नेगेटिव मार्किंग इज वेरी डेंजरस। अब यहाँ देखो तुम्हारे 76 नंबर बन रहे थे, लेकिन यस 11 मैम, गलत करके 65 पे पहुंच गए हो। वही कर सोचा था मैम, इतने मतलब मैंने सही भी करे उसके बाद इतने कम भी हो गए, अब ये कुछ नहीं आया समझ। अब समझ में आ गया? तो यस नाउ मैम। ऑनवर्ड अभी से ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब तक आप श्योर नहीं हो ना किसी क्वेश्चन के बारे में, उसको कृपा करके अटेम्प्ट मत, क्योंकि जो उसके 4 मिलने थे वो तो नहीं मिले, 1 नंबर और कम कर दिया उसने। तो ये नेगेटिव मार्किंग बहुत डेंजरस है। इससे शुरू से आदत बनाओ कि करो ही इतने क्वेश्चन जितने तुम्हारे को समझ में आए। एक आदत तो चलो तुक्का मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 11 गलत होने वाला काम है ना, दिस इज रियली बैड। इस पे थोड़ा सा शुरू से ही चेक लगाना शुरू करो जी। चलो जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट एंड द डिस्कशंस। अब हम कर रहे थे फंक्शंस में हम पहुंचे थे, स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ कर रहे थे, डोमेन कर रहे थे, रेंज कर रहे थे। मॉड्यूलस फंक्शन पे आकर के हमारी गाड़ी थोड़ी सी रुक गई थी, अभी चली है, वापस पढ़ के देखा है उसको जरा किसी ने कि नहीं, पहले तो ये चलो। तो मैं शुरुआत ही कर रही हूँ मॉड x माइनस 5 की डेफिनेशन से। अब कृपा करके जरा ठीक से बता देना ताकि मुझे इसके ऊपर और टाइम नहीं लगाना पड़े। अभी इसके बाद एक और ऐसा ही थोड़ा भयानक सा फंक्शन है जो हमने पढ़ना है आज। बोलो जी, मॉड ऑफ x माइनस 5 की डेफिनेशन जल्दी से। Ma'am, x minus 5 will be positive if x is greater than 5. Ma'am, x minus 5 will be negative if x is smaller than 5. आपको तो बात समझ में आई। मॉड के अंदर पड़ा है दैट कम्स एज इट इज इफ दिस क्वांटिटी लाइंग इनसाइड इज पॉजिटिव। तो मैं यहाँ कंडीशन पहले लिख देती हूँ, x माइनस 5 0 से बड़ा तो x 5 से बड़ा, यहाँ नेगेटिव कर दिया तो x 5 से छोटा। ये तो हमारी बात हुई मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Next one is greatest integer function. हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटी फंक्शन किया था, कांस्टेंट फंक्शन किया था, मॉड्यूलस फंक्शन किया था, क्वाड्रेटिक किया था और रेसिप्रोकल किया था, राइट? आज हमने 2 फंक्शंस करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जरा ध्यान से समझना। थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, नॉट मच बट थोड़े से हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ जी बोलो। मैम क्वाड्रेटिक नहीं किया था, क्वाड्रेटिक के ग्राफ बताया रेसिप्रोकल था, तक किया था। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया था, पैराबोला की कब काट के जा रहा है, कब टच कर रहा है, d ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0 वाले करे थे। थोड़ा सा Yes, ma'am. करवाया We था। have done it. हाँ मतलब अभी उतना ही चाहिए मुझे, अभी उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ यही देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोलाज मिलते हैं। अगर मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, a 0 से बड़ा है, देन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग मींस इस तरह से जाने वाला। अब इसमें फिर फर्दर 3 केस, d लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, वो हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा, अगर a लेस देन 0 होगा तो फिर आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। दिस पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसका और डिटेल अभी हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं मैं उस पर जाना चाहती। धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाऊंगी, अभी जितना बेसिक नेसेसिटी है सिर्फ इतनी बात। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
greatest integer function. Another name for this is floor function और step function. तीनों में से कुछ भी इसको कहा जा सकता है. Greatest integer function, floor function या तो फिर step function. For any real number x, for any real number x, we use the symbol स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा है मैंने, x to denote the greatest integer, to denote the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x. मैंने क्या कहा, for any real number x we use this symbol, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x डाल दिया, क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. ध्यान से कहो, सुनो, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब मैं यहाँ लिख दूं 2.5, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2.5 लिखा है, इसका मतलब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गोइंग टू टेल मी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर 2.5. As the name suggests, greatest integer, मेरा end result integer होना चाहिए, एक चीज. दूसरा, वो इस क्वांटिटी से छोटा हो या तो फिर इसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू x. जैसे मॉड्यूलस फंक्शन की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आउटपुट हमेशा इंटीजर, could be positive integer, could be negative integer, depending upon इनपुट क्या जा रही है. तो अगर मैं कहूँ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज गोइंग टू बी 2. क्यों 2 है, इस बात को ध्यान से समझ लेना. ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 2.5. मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है. मैंने क्या कहा, एंड रिजल्ट हैज टू बी एन इंटीजर. एक बात. दूसरी, जो इनपुट डाली उसके बराबर या तो फिर उससे छोटा. अगर मैं बराबर पे चले जाऊं, मैं 2.5 लिख लूं, तो क्या 2.5 इंटीजर है? नो मैम. इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे छोटे इंटीजर की तरफ मूव करना पड़ेगा. तो 2.5 से छोटा इंटीजर 2. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 इज 2. Now if I ask greatest integer of 1.99, 1. अब ये नहीं कहना कि इट इज 1.99 तो 1 के आसपास है, नहीं. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट किसके आसपास है. 1.9 कहीं यहाँ पर आएगा, मुझे या तो यही आंसर बन जाता, नहीं बन सकता क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटे इंटीजर पे जाने का मतलब है आंसर. If I ask you 0.65 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0. अब जरा ध्यान से आंसर करना, सोच करके. -2.78 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3. -3. -3. ये ध्यान रखना है, -2 पर मत चले जाना. -2 -2.78 से बड़ा होता है. मुझे छोटे पे जाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं -3 पर. -3. पहले ये बात समझा दो, समझ में आ गई सबको, बता दो मुझे. हाँ जी, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. Yes, ma'am. तो अब हम देखते हैं ग्राफ, डोमेन एंड रेंज. ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जरा ध्यान से देखना. अभी पहले हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं. अच्छा, एक बात और, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीग्रल वैल्यू डाल दूं तो वही आंसर हो जाएगा. 3, 5, -3, -7, -10, मेरी आउटपुट वही की वही वापस बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो इंटीजर हो गया. इंटीजर की जो है कंडीशन वो मेरी मीट हो गई, तो मुझे उससे नीचे नहीं जाना, वो इस नंबर मेरा आंसर हो जाएगा. अब सोच समझ के बताना, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू डाल रही हूँ
जो इस कंडीशन को जस्टिफाई करती है। पहले तो इस कंडीशन का मतलब समझा दो क्या है, क्या समझ में आता है आपको? It is greater than 0 or equal to 0 but less than 1. 1 से छोटा है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो अगर ऐसा कोई नंबर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपकी समझ में क्या होना चाहिए? मैम 0। between 0 and 1. Perfect. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होना चाहिए। So if it is 0, this is 1. 0 से 1 के बीच में मैं कोई सी इनपुट डालती जाऊं, मेरा आउटपुट 0 ही रहने वाला है। Y will be 0, so this is my graph. Yes, ma'am. अब जैसे ही मैंने अपने इनपुट को 1 कर दिया, मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? 1. 1 हो जी। जाएगा। इसका मतलब अच्छा, 1, जब हाँ। x 1 है तो y 1 है। 1 पर ब्रेक हो गया, यहाँ 1 पे मैंने ये फॉलो डाला और मैं यहाँ पे पहुंच गई। 1 पे मेरी वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ फॉलो सर्कल डाल दिया, वैल्यू 1 यहाँ पहुंच गई। अब अगला पॉइंट आता है, अगर x 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा तो आउटपुट क्या देगा? 1. 1 आंसर मिलता रहेगा मुझे। मैं 1.99999 पे भी चले जाऊं तो आंसर 1 ही मिलना है। मतलब 1 से लेकर के 2 तक y 1 ही रहेगा। यहाँ आके फिर ब्रेक हो गया, क्योंकि जैसे ही 2 वैल्यू अटेन करेगा तो फिर 2 बन जाएगा मेरा x तो y। इसका मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करता रहेगा। ये समझ में आई है बात? पहले Yes. अब अगर हम नेगेटिव साइड पे चलते हैं, अगर मेरी वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, in between -1 and 0, what my output is going to be? -1. -1. ये अगर -1 है, ये -1 है, तो ये ऐसे जाएगा मेरा ग्राफ। और अब ब्रेक यहाँ पर, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू 0 है, -1 नहीं। ऐसे ही -1 से -2 में जाओगे तो -2 वैल्यू यहाँ पर जाके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये स्टेप्स के जैसा है, जैसे स्टेप्स होती हैं आपको, इसीलिए इसको बोला स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, तीनों ही नाम हमने दिए। सो ये आपका ग्राफ है। अब जरा सोच के बताना, डोमेन एंड रेंज। And domain real numbers, range integers. Perfect, very good. Domain is all real numbers, whether positive or negative, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर आप। लेकिन जो आपकी आउटपुट आएगी, that has to be only integers, can be positive integers, can be negative integers. Negative integers. अभी मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात, कंफ्यूज मत होना। अगर किसी भी नंबर को का ग्रेटेस्ट इंटीजर करने पे मेरे पास लेटर से 3 आंसर आ रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुन लेना। I have taken a number and its greatest integer is becoming 3. Now my question is कि ये जो मैंने इसमें इनपुट डाली, ये कहां से कहां लाई कर सकती है? जैसे अभी हम इंटरवल लिख रहे थे, इससे इस इंटरवल में ये वैल्यू आती है, इससे इसमें ये आती है। अब मैंने रिवर्स कर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x करने पर 3 आंसर आ रहा है, तो ये x क्या क्या इनपुट ले सकता है? Equal to 3 or greater than 3. ग्रेटर देन 3 में कहीं तक भी जाऊं, Ma'am, 5 पे भी, हाँ, ma'am less than 4. लेस देन। Or equal to 3 less than 2. यहाँ इक्वल टू नहीं डाल देना, क्योंकि अगर यहाँ इक्वल टू डाला मतलब 4 भी वैल्यू लेगा तो फिर तो आउटपुट 4 बननी चाहिए, लेकिन मेरी आउटपुट 3 ही बन। आउटपुट 3 तभी बनेगी जब मैं इनपुट को 3 से लेके 4 के बीच में रखूंगी। 3 को इंक्लूड कर दूं, 4 को इंक्लूड नहीं कर सकती। ठीक है जी। अभी मैं इससे आगे इसमें नहीं जा रही हूँ, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, बट अभी फॉर द टाइम बिंग हम पे नहीं जा रहे।
थोड़ा सा चीजों को पहले समझ लो, बिल्कुल आसान आसान चीजें अभी करेंगे, धीरे धीरे करके इनको हम हायर लेवल पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट। पिछला था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाउ इट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, व्हेन आई एम सेइंग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इट मींस जो मेरा आंसर होगा वो कैसा होगा, मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मेरे आंसर्स इंटीजर बन रहे थे, लेकिन जब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करते हैं तो मेरी आउटपुट ने हमेशा फ्रैक्शन में आना है। My answer has to be in fraction only. आप कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट x को कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, and I define it as x minus greatest into x. For any real number x, fractional part of x is defined as x minus greatest integer x. x minus greatest integer of x. अब हम देखते हैं, लेटर से मैं x को रख दूं 1.75। फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना है, x का मतलब 1.75, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.75। बोलो जरा 1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आंसर इज 0.75। 1.7 में अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो वो 0.75 है, so that is my answer. Let me take as 2.29. 0.29 क्योंकि this will be 2.29 minus greatest integer of 2.29 minus 2, so 0.29. अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, लेट अस से मैंने अपने x को वैल्यू डाली है 0.75, what my output will be 0.75 itself. 0.75 होगा, Yes ma'am. क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, so 0.75 will be my answer. इसका मतलब जब मैं 0 और 1 के बीच में हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हूं तो जो मेरी इनपुट होगी वही मेरी आउटपुट। जब मैं 1 और 2 के बीच में चली गई तो जो मेरी इनपुट है उसमें से -1 कर दूं तो मेरा आंसर निकला। यहां पर बात है, व्हेन आई एम बिटवीन 1 and 2, जो मैं इनपुट डालू, मतलब मैंने लेटर से 1.38 डाला तो आपको पता आउटपुट 0.38 आनी, मतलब इसमें से एक माइनस कर दिया तो आंसर, इसमें से एक माइनस किया तो आंसर। 2 to 3 में चले गए तो जो नंबर था उसमें से 2 माइनस कर दो तो आंसर, so on and so forth। ठीक है जी। अब थोड़ा सा नेगेटिव नंबर्स को देख लेते हैं, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जब हम नंबर्स को नेगेटिव लेंगे तो क्या। लेट अस से आई आस्क यू टू कैलकुलेट 1.75 का फ्रैक्शनल पार्ट। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ 1 minus 1.75 का फ्रैक्शनल पार्ट। 0.75. 0.75। हाँ, थोड़ी जल्दी कर गए आप बेटा। -1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2, -2 और ये माइनस मिलकर के बना +2, तो 0.25। समझे? Yes ma'am. ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फ्रैक्शनल पार्ट्स। अब जरा ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ओके, एक बार बताओ, अगर मैं 5 ले लूं तो फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0. Whenever my input is becoming an integer, my answer is 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर वैल्यू होने पर जो डाल रहे थे वही बाहर निकाल रहे थे, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर आप इंटीजर वैल्यू डालोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ग्राफ की बात करते हैं। हमने देखा जब हम 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, 0 पे तो आंसर 0 ही आना है, ये तो समझ में आ गई मुझे।
when I am lying between 0 and 1 not equal to 1. तो 0 और 1 के बीच में हमने देखा जो हम इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रही है. 0.75 डाला तो 0.75, 0.6 डाला तो 0.6, 0.32 डाला तो 0.32. इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है? y is equal to x पे जा रहा है इस तरीके से. ये 1 वैल्यू. जैसे ही इनपुट 1 हुई आउटपुट 0 हो गई, मतलब यहाँ ब्रेक हो गया. जब मैं 1 से 2 में जा रही हूं तो मेरा आंसर फिर भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा. फ्रैक्शनल पार्ट आंसर है तो 0 और 1 में रहना है, इसके आगे कुछ चला जाएगी. यहाँ पे फिर से ब्रेक हो गया. ऐसे ही जब आप नेगेटिव में जा रहे हो देन ऑल्सो यू आर गेटिंग दिस. Excuse me, ma'am. तुम ग्राफ देख ही नहीं रहे हो. तुम्हारा ग्राफ y एक्सिस में कहां पर रिस्ट्रिक्टेड है? क्या y में कहीं भी जा रहा है? ये नीचे ऊपर एवरीवेयर इट इज मूविंग. बेचारा इतने से हिस्से में रिस्ट्रिक्ट है, आगे पीछे तो कहीं बढ़ ही नहीं रहा है. तो क्या ग्राफ को देख के आपको समझ में आता है आपकी आउटपुट कहां से कहां जा रही है? All integers less than 1. बच्चे सिर्फ 0 और 1 के बीच ही में तो है. ना 1 से ऊपर गई ना 1 से नीचे गई, कुछ भी तो नहीं हुआ. नेगेटिव भी नहीं हो रही है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में रह रही है. 1 भी नहीं वैल्यू ले रहा कहीं. जैसे ही इंटीजर हो जाता है आंसर 0 हो जाता है. जब तक मैं इसे 1.99999 पे हूं तो आंसर 1 है. जैसे ही 2 पे पहुंची तो 0 हो गया. ये समझ में आई बात कि नहीं? आप कह रहे हो ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, दिस एंड दैट. अगर ऑल रियल नंबर की बात है तो फिर आउटपुट कुछ भी आना चाहिए, लेकिन मुझे तो पता है सिर्फ फ्रैक्शन आंसर आना. और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? If I say a number is fraction, can I say it will lie between -1 and 1? फ्रैक्शन है तो -1 and 1 पे नहीं, 0 to 1, क्योंकि फ्रैक्शन को नेगेटिव नहीं दिया था. ठीक है जी. तो मेरी आउटपुट 0 और 1 के बीच में ही आ रही है. 0 फॉर इंटीजर्स, फॉर रेस्ट एवरीथिंग लाइंग बिटवीन 0 and 1 never becoming 1. ठीक है. सो domain is all real numbers while range is 0 to 1. चलें जी आगे. Yes, ma'am. नेक्स्ट है मेरे पास सिग्नम फंक्शन. Signum x, we denote it by signum x, and it is defined as mod x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन किया कैसे? mod x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. So, ma'am, if x is negative, then also the first rule will be followed. Exactly. Whether x is positive or negative, first definition will be followed, and when x becomes 0, then answer becomes 0. अगर मैं इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर दूं, नेगेटिव पॉजिटिव की बात जैसे अभी अरमान ने की, अगर हमको बात कर लें तो ध्यान से देखना. मैं लिख रही हूँ it will become 1 when x is greater than 0, it will become 0 when x is equal to 0, and -1 when x is less than 0. देखो जरा, is it okay? क्योंकि जब x पॉजिटिव है तो mod x x की तरह खुलना है, तो x by x 1 हो जाएगा. लेकिन जब x नेगेटिव है तो ये -x की तरह से ओपन होगा और आंसर -1 बन जाएगा. ग्राफ देख लेते हैं. What is happening in the graph?
जब x पॉजिटिव है, कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव डाल दो x को, तो आउटपुट क्या आ रही है आपकी? पॉजिटिव। For any positive input, my output is 1. लेकिन 0 पर 0 वैल्यू। जब भी आपने नेगेटिव इनपुट डाली तो आंसर बन रहा है -1. 0 -1 point. This is 0 1. So this is the graph for signum function. डोमेन और रेंज बतानी है आपने। Ma'am, domain is real numbers and range is 0 and 1. -1. 0, 1, -1. Real numbers, while range is having only 3 elements in it, and those are -1, 0 and 1. ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ, जिनकी डोमेन और जिनकी रेंज ये हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। फंक्शन तो और है लेकिन अभी उनकी बात मैं नहीं करूंगी। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा सा रुक के उनके बारे में हम बात करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम एज सच, पूरा टॉपिक आपके पास आता है एडवांस के अंदर, अभी नहीं रुक करके थोड़ा सा हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े? कांस्टेंट, आइडेंटिटी, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, रेसिप्रोक। ठीक है जी, दीज आर द फंक्शंस दैट वी हैव रेड अबाउट, उनके ग्राफ्स और उनकी डोमेन और रेंज की हमने बात करी। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन real functions or algebra of real functions. Algebra of real functions. Algebra आपको मालूम ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये 4 चीजें मेरे पास आती हैं। डिविजन का मतलब एडिशन। सबसे पहले अगर हम एडिशन की बात करें, मुझे 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो एडिशन का मतलब f of x plus g of x। सब्ट्रैक्शन करनी है तो f of x minus g of x। मल्टीप्लिकेशन का मतलब f of x into g of x। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। एंड डिविजन मीन्स f of x divide by g of x। यहाँ पर एक कंडीशन है, g of x should not be equal to 0, क्योंकि अगर g of x 0 हो जाएगा तो फिर मेरे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो g of x not equal to 0। ठीक है जी, इसको सिंपली f plus g भी लिख सकते हो या ऐसे भी डिनोट करा जा सकता है। दिस इज f by gx, नंबर ऑफ नोटेशंस दैट वी कैन यूज। ठीक है जी, चलिए जी। अब हम जरा एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज वेट, डिवाइड वाला लिख रहा हूँ बस। बोलो क्या वाला? डिवाइड वाला लिख रहा हूँ इसका फंक्शन। रेज किया था नीचे नहीं मिल। इसकी हेडिंग क्या थी, कौन सा फंक्शन था? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है हो गया। Algebra of real functions. Now let us say मेरे पास f of x दिया है, आइडेंटिटी फंक्शन,
and g of x is modulus function. This is identity function and g of x is modulus function. So f plus g of x, f minus g of x, f into g of x, f upon g of x. सभी की एक्सप्रेशन बताने हैं क्या करें. मैम g of x इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? मॉड्यूलस फंक्शन. मैम फर्स्ट इज 2x. Will it be 2x always? आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है x, मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता है mod x, राइट? यस मैम. अब अरमान मुझे बताओ क्या ये हमेशा 2x बनेगा? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं f प्लस जी ऑफ एक्स, x प्लस मॉड x. क्योंकि मॉड्यूलस आ गया, आपको दो चीजों पे जाना पड़ेगा, एक x 0 से बड़ा और दूसरा 0 से छोटा. अब मुझे बताओ when x is greater than equal to 0, ये तो x ही रहना है. What will happen to this? मैम x. But when x is less than, happen to this. मैम माइनस x. So मेरी definition क्या हुई? 2x when x is greater than equal to 0 and 0 when x is less than 0. Understood? यस मैम. आगे बोलो. f minus g of x. So this is the definition for f plus g of x. Now I want f minus g of x. Now this is minus. मैम 0 if x is greater than 0 and minus 1 if x is smaller than 0. Minus x, sorry, minus x if x is smaller than 0. Minus x minus mod x. अगर x 0 से बड़ा है तो ये प्लस के साथ खुला, बीच में नेगेटिव था. जब ये नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा बेटा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा. So again it will be 2x but when x is less than 0. रिवर्स हो गई आपकी कंडीशन. समझ में आई बात कि नहीं? यस मैम. अब जल्दी से ठीक ठीक बताना f into gx क्या होगा. मैम x square if x is greater than 0 and minus x square if x is smaller than 0. मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है f into g of x is x into mod x. पॉजिटिव होने पर ये x की तरह खुला तो x स्क्वायर हो गया, नेगेटिव होने पे माइनस x की खुला तो माइनस x स्क्वायर. नाउ f अपॉन g of x. ये आइडेंटिटी फंक्शन, ये मॉड्यूलस फंक्शन. अभी थोड़ी देर पहले इसको आप करके हटे हो इन अ वे. Now 1 if x is greater than 0 and minus 1 if x is smaller than 0. जैसे सिग्नम फंक्शन था सेम ही है, वहां mod x by x लिखा या x by mod x है. कंडीशंस तो सेम ही रहने वाली. अगर x 0 से बड़ा है, लेकिन ये x is equal to 0 पर डिफाइंड नहीं है. Another important point, अभी हम इस बात पे आ रहे हैं कि ये this is not defined when x is equal to 0. क्योंकि f upon g of x में हमने क्या कहा? f upon g of x में हमने कहा था g of x should not be equal to 0. अगर x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. So यहाँ पर हम क्या कहेंगे? I'll say f of g of x is 1 when x is greater than 0
x is equal to 0 पर function is not defined and less than 0 पर -1. Right? So this is algebra of functions. Okay? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो पहले मुझे बता दो. हाँ जी, Mayank and Dipansh, any problem till this point? No, ma'am. Next part that remains is, अभी हमने देखा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के हमने डोमेन्स एंड रेंज देखे, लेकिन मेरे फंक्शन तो कुछ भी हो सकता. So next what we are going to do is how to find domain of any function, any real valued function. Domain of any real valued function. अब पहले थोड़ी सी बात को समझते हैं पहले, then we'll go for the questions. Let us say मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया 1/x+2. डोमेन किसकी वैल्यू होती थी? Input. X. जो कुछ वैल्यू इनपुट ले रहा था, इनपुट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो वैल्यू आप x को दे सकते हो वो आपकी डोमेन. हम कह रहे हैं डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस. जितने भी हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब x भी रियल और y भी रियल, इनपुट भी रियल और आउटपुट भी रियल, वैसे ही फंक्शंस की बात हम कर रहे हैं. अब मुझे एक बात बताओ, कैन यू थिंक ऑफ एनी नंबर which when given as an input will make my output undefined? -2. Perfect. If I -2. take x as -2, पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये undefined. Something upon 0 is infinity, not defined. तो क्या x को -2 डालने पर y रियल वैल्यूड फंक्शन बना? क्या y की कोई रियल वैल्यू मिली मुझे? No. इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स -2. एक सेकंड लगा के जो बात मैंने अभी बोली उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. देखो समझ में आई? कोई डाउट है तो पूछो. इसका मतलब अगर मैं डोमेन की बात कर रही हूं, फंक्शन f(x)(g)(x) की फॉर्म का है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे चेक करनी है दैट इज उसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. वो वैल्यू ऑब्वियसली मैं x को नहीं दे सकती, तो वो मेरे डोमेन का पार्ट नहीं हो सकते. उनको मुझे अपने डोमेन में से बाहर करना पड़ेगा. -2 के अलावा आप इसको जो कुछ मर्जी वैल्यू देते जाओ, y आपका रियल रहेगा. सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स -2. बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? मैम हमने -2 क्यों लिखा है? मुझे इस पूरे सेट में से ये निकाल देना है. I do not want this to be in this. देखो, एक तो मैं लिखती ऑल रियल नंबर्स हैं तो मैं लिखूं 1 0 1 2 3 भी क्यों? रियल नंबर्स का मतलब -∞ to ∞ कुछ भी वैल्यू देते जाओ. Yes, ma'am. लेकिन क्या वैल्यू नहीं दे सकते? -2 नहीं दे सकते, तो ये -2 को बाहर कर दिया मैंने. Okay, ma'am. ठीक है बराबर? Yes, ma'am. तो पहला रूल हो गया, डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इक्वल टू 0. डोमेन निकालने का फर्स्ट रूल, द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो जहां जहां वो 0 बनेगा वो चीजें आपको बाहर कर देनी पड़ेंगी रियल नंबर्स में से टू गेट द डोमेन.
Now I define my function as, say, x minus 2 upon x square minus 1. And I ask you to find its domain. Ma'am, set of all real numbers minus 1. Only one? Yes, ma'am. Is it only one? बेटा अगर -1 डालूं तो क्या होगा? 1 आएगा, Yes, minus 1 also. -1 and 1. -1 So ध्यान डाल देना है, दीजिए। ये लिख के देख लो कि x square minus 1 0 कहाँ बने? x square minus 1 दो जगह 0 बन रहा है, एक 1 पर और दूसरा -1 पर। इसका मतलब all real numbers में से ये दो एलिमेंट निकाल दो, rest everything is going to be my domain. न्यूमरेटर में क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो -2 -5 कुछ मर्जी करते जाओ, प्लस कर लो, whatever. Denominator is my concern, it should not become 0. Next is f of x is equal to 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2. Ma'am, set of all real numbers. All real numbers? No, sorry, 1 second. Ma'am, set of all real numbers except 2 and -2. 2 and -2. Ma'am, only two, positive 2. अब आप जल्दी से ध्यान से देखो, नीचे क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स बन रहे होंगे, कौन से फैक्टर बने? 6. These are the two factors, x minus 2 and x minus 1. अब आपको समझ में आ रहा है कि नीचे क्या क्या वैल्यू नहीं दी जा सकती? देखो जरा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नीचे है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके दो फैक्टर्स बन गए x माइनस 2 एंड x माइनस 1. अब मैं x को 1 डाल दूं तो भी डिनोमिनेटर 0 है, 2 डाल दूं तो भी 0 हो गया. इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही वैल्यूज नहीं दी जा सकती x को, सो उनको ऑल रियल नंबर्स में से बाहर. अब जरा सोच समझ के करना, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. Ma'am, set of all real numbers. Now it is set of all real numbers. क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 किसी भी रियल नंबर के लिए 0 होगा ही नहीं, ये पॉजिटिव है एट दी मोस्ट, मतलब मिनिमम वैल्यू भी इसकी दूं तो 0 दे सकते. ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये कभी 0 बन ही नहीं सकता किसी भी रियल वैल्यू के लिए. इसका मतलब मैं x को जो कुछ मर्जी डाल देता हूँ. So for this the domain is all real numbers. हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट, तो पहला पॉइंट हमने क्या कहा, किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो ये चेक कर लो कि उसका डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा किसी वैल्यू के लिए. जिन जिन वैल्यूज के लिए 0 हो रहा होगा डिनोमिनेटर, उसको हम ऑल रियल नंबर वाले सेट में से बाहर कर देंगे. अब अगर मेरे को सिंपली दे दिया जाए y is equal to x square minus 2, what will you say about its domain?
Set of all real numbers. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मैं यहाँ पर x को कोई भी वैल्यू दे दूं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर जीरो भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में पड़ा है। डिनोमिनेटर में जीरो बनता है तो मुझे तकलीफ देता है, न्यूमरेटर की जीरो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देती, राइट? सो हियर domain is all real numbers. Now we come to the second. Let us say मेरे को दे रखा है y is equal to, या f of x is equal to say x minus 5 under root. Now I am having x minus 5 under root. अब बोलो जी, क्या अंडर रूट के अंदर, हाँ बोलो, From set of all real numbers. ऑल रियल नंबर्स, मैं x को 1 वैल्यू दे दूं बच्चे, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? -4. क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है? मैम नो। नहीं आ सकता। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 10th में पढ़ते थे, हम रूट्स कहते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a, और जब d नेगेटिव हो जाता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट। इसकी रूट्स इमेजिनरी हो जाती हैं, रियल नहीं रहती। इसका मतलब जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी हो जाता है। उसके बारे में भी हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर काफी डिटेल में। मैम ऑल रियल नंबर्स, एक्सक्यूज मी मैम, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 2 3 4 और मैं अगर नेगेटिव में चले जाऊं फिर क्या होगा बेटा? -1 -1.5 -2.888, तब ठीक हो जाएगा? नहीं, From set of positive real numbers except 1, पॉजिटिव 2. रियल नंबर। फिर तो गड़बड़ करते हो। एक्सेप्ट 1 2 3 4 क्यों? मैं 1.05 ले लूं, गड़बड़ है। आप लोगों का अभी थोड़ा सा माइंडसेट कैसे है, जब हम नंबर्स की बात सोचते हैं ना तो तुम्हें 1 2 3 नजर आते हैं, बीच वाले जो डेसिमल वाले नंबर है वो तुम्हें जरा खाई जाते हैं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते तुम्हारे। Natural numbers 1, 2, 3, 4. फिर नेचुरल नंबर क्यों भाई? बाकी के रियल नंबर जो डेसिमल वाले, मैं यहाँ पर अगर लेट अस से 4.75 डाल दूं, गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल सी बात, whatever is inside the under root should not be negative. जीरो हो सकता है क्योंकि अभी न्यूमरेटर में पड़ा है। इसका मतलब x को क्या होना है? 5 से बड़ा। अब वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से छोटी कुछ भी वैल्यू लोगे, चाहे वो इंटीग्रल हो चाहे नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो, मुझे तंग करेगी। So if I say its domain is 5 to infinity. ये भी समझ में आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने कहा x 5 या 5 से बड़ा, तो 5 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूडिंग 5, यहाँ राउंड ब्रैकेट। इसको जरा ध्यान से समझ लो, बात आई कुछ पहले कि नहीं? मैम समझ नहीं आया ये 5 और इंफिनिटी वाला। मैंने कहा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। जब मैं नेगेटिव क्वांटिटी की बात करती हूं तो पराग, डू आई थिंक ऑफ लेस देन 0? मैम इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। इन ऑल, सिर्फ x की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो इसके अंदर पड़ा है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। वो कैसा हो सकता है? वो पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर 0 हो सकता है। इसका मतलब x कैसा होगा? 5 से बड़ा होगा तभी ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी, अदरवाइज तो नेगेटिव हो जाएगी। मैं 4.99999 भी ले लूंगी तो भी क्वांटिटी नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही मैं 5 पर गई या 5 से बड़ी वैल्यू पर गई तो ये पॉजिटिव हो गया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। सो क्या आ जाएगा मेरे पास? डोमेन विल बी 5 to infinity. Any number, any real number which is greater than 5 will work for me. तो मैम वो कॉमा लगेगा या फिर 5 to infinity आएगा? अच्छे, आपको इंटरवल्स कैसे लिखे थे? अच्छा, सेट्स में आपने ये बात पढ़ी नहीं है। देखो, अगर मैं लिख रही हूँ a to b, I say x belongs to this, इसका मतलब होता है
ये अगर आपका a है रियल लाइन पर, ये b है, तो मेरी सारी वैल्यूज जो a और b के बीच में कवर हुई वो उसके साथ साथ a और b बोथ. दिस इज द Okay. मीनिंग ऑफ दिस. दिस इज टेलिंग मी एन इंटरवल 5 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक नंबर लाइन पे प्लॉट करूं. इफ दिस इज 5, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया starting from 5 going till positive infinity. Yes, sir. Got it now. Right? So 5 to infinity is the answer for this particular. अब अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, I make it in denominator, क्या मेरे आंसर में कोई चेंज आएगा? Now x should be greater than 5, not greater than or equal to 5. डिनोमिनेटर. अब दोनों चीजें कंबाइन हो गई, जो पहले बात हमने पढ़ी और जो सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं. अब अंडर रूट भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी आ गया. तो दो बातें ध्यान रखनी है. अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. x 5 से बड़ा, तो अब ब्रैकेट हो गई राउंड. पर अगर मैं कह रही हूं x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट डाल दी, इसका मतलब है ये अगर a है ये b, तो इसके बीच की तो सारी वैल्यू लेगा, लेकिन ना a लेगा ना ही b लेगा. Okay. This is called open interval. This is called closed interval. तो यहां पर मेरे पास आंसर है 5 to infinity open interval. ना 5 वैल्यू ले सकता है इंफिनिटी, तो चलो कभी कोई वेरिएबल लेता ही नहीं है, तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के साथ तो हमेशा ही राउंड ब्रैकेट्स. ठीक है जी. तो ये दो रूल हमने पढ़े. डिनोमिनेटर्स कांट बी इक्वल टू 0. सेकंड, अंडर रूट्स के अंदर नेगेटिव साइन नहीं जा सकता. जल्दी से आंसर बोलो. अंडर रूट ऑफ x प्लस 1. X is equal to or greater than 1. इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. Minus 1. X is greater than or equal to. x is greater than or equal to -1. इसका मतलब अगर मैं इंटरवल लिखूंगी तो माइनस इंफिनिटी टू 0, ये जब मान उधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, मुझे पता है. इसे डोमेन रेंज करने से पहले थोड़ी सी इनइक्वालिटीज कर लेनी चाहिए, हमेशा बेटर रहता है. चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनइक्वालिटीज का अगली क्लास में देखते हैं. बोलो जी. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स. Set of all real numbers except 1. मैं x को 4 वैल्यू दे दूं बच्चे, क्या गड़बड़ हो गई? नेगेटिव हो गया अंडर रूट के अंदर. दो चीजें थी अभी यहाँ पर, अंडर रूट भी आ रहा है और डिनोमिनेटर भी. तो अंडर रूट के अंदर की smaller than 1. x smaller than 1. 1 minus x I want it to be positive. 0 के बराबर भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में पड़ा है. 1 greater than x और x less than 1. x की वैल्यू को 1 से छोटा ही होना पड़ेगा,
अगर 1 को एक्सीड कर गई तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू और काम खराब हो जाएगा। इंटरवल के फॉर्म में लिखूं लेस देन 1, नंबर लाइन पे देख लो, ये 1 मैंने इधर जाना है, -∞ to 1। देखो जरा समझ में आई बात या नहीं? हाँ जी, एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझना है। टुवर्ड्स द एंड इसीलिए करवा रही हूँ कि घर जाके इसको वापस एक बार रिवाइज करना, अगली क्लास में इसका यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक सी बात अभी बता रही हूँ मैं। वेव कर्व मेथड और वेवी कर्व मेथड, wavy curve method is very very important to solve the inequalities। अभी भी हम inequality सॉल्व कर रहे थे जब लीनियर इनइक्वालिटी है, लेट अस से मैंने इसको 0 से बड़ा कहना है तो हमने कह दिया ये -1 से बड़ा है। मान लो मैंने 5 - x को 0 से छोटा कहना है तो मेरे को समझ में आती है कि x को 5 से बड़ा कर दो, ये तो मुझे समझ में आता है। लीनियर इनइक्वालिटीज हमने सॉल्व कर ली एंड वी हैव सीन हाउ टू डू इट। अब अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ जाए, बिल्कुल सिंपल से मैं शुरुआत कर रही हूँ। लेट अस से आई आस्क्ड यू, मुझे सॉल्व करना है x² - 1 0 से बड़ा। क्या करना है मुझे? x² - 1 को 0 से बड़ा करना है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड माय आंसर बी? x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए 1 से बड़ी या -1 या -1 से, -1 से, दोनों से। से बड़ी? मैम 1 और -1 को छोड़ के कोई भी नंबर। 1 और -1 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू ले लो, 1/2 ले लो बेटा। मैम नो x greater than 1। x ग्रेटर देन 1 होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x को -5 वैल्यू डाल दूं तो कोई तकलीफ है? नहीं। इसका मतलब x 1 से बड़ी वैल्यू तो परफेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी हो सकती है कि x -1 से छोटा हो जाए। चल हाँ जी, जाएगा हाँ जी। मुझे? नो मैम। हाँ, -1 से चलेगा? छोटी होनी। कुछ भी ले लो, -1.5 ले लो, -2 ले लो, -10 ले लो, -100 ले लो, सब जगह बात बनती है। तो ठीक है वो जी? स्क्वायर की वजह से वो हो जाएगा ना, उसकी साइन चेंज। स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और -1 मतलब मुझे तो ये क्वांटिटी को 1 से बड़ा करना है। अब मैं नेगेटिव रख के उसका स्क्वायर कर दूं तो भी तो 1 से बड़ा हो ही जाएगा। अब ऐसी चीजों को सॉल्व करने का मेथड क्या है? अब हम कोई वैल्यू डाल के तो नहीं देख सकते कि क्या होगा और क्या। आई हैव अ परफेक्ट मेथड टू सॉल्व इट। मैं पहले उसका बेस बता रही हूँ, फिर मैं जनरलाइज कर दूंगी, ताकि अभी तो यहाँ 2 ही फैक्टर थे। x, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 × x + 1 0 से बड़ा। अब Yes. पहले इसके केसेस समझ लो, फिर हम बात करेंगे कि अगर 2 की बजाय 10 लीनियर फैक्टर आ जाएं तो मैं कैसे डिसाइड करूं। राइट, ध्यान से देखना। दिमाग आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा बहुत बताई थी मैंने ये बात आपको 10th के अंदर। x - 1 × x + 1 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या है? मेरे पास 2 केसेस बनते हैं। 2 केसेस हो गए क्या? पहला केस मैं ले रही हूँ x - 1 0 से बड़ा एंड x + 1 0 से बड़ा। दूसरा केस x - 1 0 से छोटा एंड x + 1 0। जहां पर दिक्कत लगे साथ ही बता देना मुझे। यहां मैंने एंड लिखा, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए। x 1 से बड़ा, x - 1 से बड़ा।
मुझे इसका कॉमन हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं कह रही हूँ एंड इंटरसेक्शन चाहिए। प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। एक जगह मैं कह रही हूँ -1 से बड़ा और दूसरी जगह कह रही हूँ 1 से बड़ा। कॉमन हिस्सा क्या बन गया? 0। ये 0, ये -1, ये 1। एक Positive जगह number हाँ which are greater than 1. Positive number which are greater than 1. 1 से बड़ी होगी क्या? वो -1 से बड़ी होगी बाय ऑल मींस। तो जब मैंने इन दो का इंटरसेक्शन देखना है तो क्या करेंगे हम? दोनों कंडीशन को इंडिविजुअली प्लॉट कर लो रियल लाइन। जहां पर ये दोनों एरो दिखें, जिस रीजन में ये दोनों एरो दिखेंगे वो मेरा आंसर होगा। सो इस पार्ट से मेरे पास आंसर आया x को 1 से बड़ा होना है, जो आप सब आंसर दे रहे। पहले ये देखो ये बात पल्ले आई कुछ के नहीं आई। आई अगेन रिपीट, प्रोडक्ट को पॉजिटिव करने का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अभी हम दोनों पॉजिटिव पे चल रहे हैं। मैं x -1 को भी 0 से बड़ा चाहती हूँ, x +1 को भी 0 से बड़ा चाहती हूँ। कंडीशन आ गई x 1 से बड़ा और x -1 से बड़ा। मैंने दोनों को एक साथ ड्रॉ कराना है, तो मैंने दोनों कंडीशंस को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो दोनों के एरोज इस एरिया में चल रहे थे इकट्ठे। उससे पहले सिर्फ एक एरो जा रहा है, दूसरा नहीं। इसका मतलब अगर कोई नंबर 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो -1 से तो बड़ा है ही। इस कंडीशन को तो जस्टिफाई कर ही दे। सो कॉमन आंसर बना 1 to infinity। अब इस पर आ जाओ। यहां मैंने क्या कहा? x 1 से छोटा और x -1 से छोटा। तो जरा नंबर लाइन पे प्लॉट। 1 से छोटा -1 से छोटा। किस एरिया में दोनों चीजें सेटिस्फाइड? -1 to -infinity। छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, -∞ to -1, राइट। इसका मतलब दो चीजें, अच्छा यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, 1 डाल देंगे तो 0 ओपन रख। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी दो जगह सेटिस्फाई हो रही है, जब x 1 से इंफिनिटी जाए या -1 से -∞ से -1 जाए। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अगर मुझे लिखने को बोला जाए, आई विल से -1 to -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। एक सेकेंड लगाओ, ध्यान से देखो क्या स्टेप्स किए, और जहां पर दिक्कत है वो पूछ लो। हाँ जी, एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट? अब देखो, मैंने यहाँ पर केसेस बना करके इसको सॉल्व किया। अगर तो दो ही फैक्टर हैं तो केसेस फिर भी आसानी से बने। अगर यहाँ 3, 4, 10, 15 फैक्टर हो जाए तो मैं कितने केस बनाऊंगी? किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, क्या कॉम्बिनेशन बैठाऊं क्या? तो उन सिचुएशंस में हमने क्या किया? हमने कहा वेव कर्व मेथड लगाना है। क्या कहता है वेव कर्व मेथड? पहले इसी पे लगा। वेव कर्व मेथड लगाने के लिए सबसे पहले ये जो आपकी क्वाड्रेटिक है ये लीनियर फैक्टर्स में जानी चाहिए। वैसे ये भी कभी कंडीशन, अभी आप ये मान के चलो आपके लिए जरूरी कंडीशन। दूसरी चीज, ये जो x के कोएफिशिएंट है ये 1 यूनिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। यूनिटी नहीं भी हो तो चलेगा, 2x हो जाए 3x हो जाए चलेगा, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या कहा, जितने भी लीनियर फैक्टर पड़े हैं सबको 0 से इक्वेट कर।
x1 आ गया, x-1 आ गया, उसको नंबर लाइन पर ले जाओ। इस राइट मोस्ट पॉइंट के इधर आपका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, इससे आगे चल करके जब दूसरा पॉइंट एनकाउंटर किया आपने, इस और इसके बीच में हमेशा नेगेटिव, और इसके इधर फिर से पॉजिटिव। आप वेरीफाई कर सकते हो, 1 से कोई बड़ी वैल्यू इसमें डाल के देख लो, पॉजिटिव रहेगा, 5, 10, 15, 20 कुछ भी डाल। -1 से छोटी वैल्यू डाल दो, -10, -20, -50 पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच की वैल्यू, लेट अस से इजीएस्ट पॉसिबल 0 डाल दो। 0 डालूं तो -1 नेगेटिव हो गया। अगर मुझे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए था, तो बजाय मैं पूरे केसेस बनाऊं और फिर मैं आगे प्रोसीड करूं, मैं सिंपल क्या करूं, इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करूं, उन लीनियर फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दूं, जो कुछ x की वैल्यूज आ जाए नंबर लाइन पर ले जाओ, राइट मोस्ट पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, इस पॉइंट से अगले पॉइंट के बीच में नेगेटिव, उस पॉइंट से फिर इधर आ जाओगे तो फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब x² - 1 को 0 से बड़ा करना है, तो ये दो इंटरवल हुए जहां ये 0 से बड़ा होगा। कुछ 5-10% बात समझ में आई है? हाँ जी मयंक, आया कुछ समझ में कि नहीं? यस मैम। चलो अब एक और करो, मेरे साथ करो, देखते हैं करोगे क्या इसमें। मैं सिंपल एक्सप्रेशन दे रही हूं, आपने बताना है। चलो मैं फैक्टर भी बना ही देती हूँ, आसान वाले फैक्टर दे लेती हूँ। लो, इसको 0 से बड़ा करना है, इंटरवल बताओ क्या होना चाहिए। लगाओ वेव कर्व, x-3 इंटू x-2 को 0 से बड़ा करना है। शाबाश, जल्दी से सोचो और बताओ। वेव कर्व जैसे यहां लगाया वैसे इसमें लगाओ, और मुझे इंटरवल बता दो कहां पर ये पॉजिटिव होने वाला है। पहला स्टेप क्या कहा मैंने? हर फैक्टर को 0 से इक्वल करो। x की दो वैल्यूज आ गई, 1, 2 और 1, 3। अब अगला पॉइंट क्या करना है मुझे? राइट मोस्ट पॉइंट के राइट में मेरे एक्सप्रेशन में कैसा होना है, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कैसा होना है? नेगेटिव। नेगेटिव। और इसके इधर फिर से कैसा हो जाना है? पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए एक्सप्रेशन, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या इंटरवल बन गया? 3 से बड़ी वैल्यू या तो फिर 2 से छोटी वैल्यू। डाल के भी देख लो, एनी वैल्यू विच इज लेस देन 2, लेट अस से 1 डाल लेते हैं। 1 - 3 - 2, 1 - 2 -1 माइनस प्लस, आ गया पॉजिटिव आंसर। 3 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लो, 4 डाल लेते हैं। 4 - 3, 4 - 2, आ गया पॉजिटिव आंसर। आई कुछ बात बुद्धि में कि नहीं? यस मैम। अब मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर दूं, I से x-3, x-2 लेस देन 0, मेरा आंसर क्या? Between 2 और 2 and 3 के 3. बीच में ना। In between
2 and 3, क्योंकि इस इंटरवल में मेरा एक्सप्रेशन नेगेटिव बन रहा है, बाकी हर जगह पॉजिटिव बन रहा है। 2 और 3 के बीच का वैल्यू भी कोई डाल के देख लो, 10 से 1 डाल देते हैं। 2 और 3 के बीच का वैल्यू डालना है, 2.5 डाल लेते हैं। 2.5 माइनस 3 नेगेटिव वैल्यू देगा, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं एक और छोटा सा चेंज कर रही हूँ, मैं कहूँ x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 and second one x minus 3 x minus 2 less than equal to 0। क्या मेरे आंसर्स में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? Ma'am, we can add 0 in both the answers. We can add 0 in both the answers। मतलब माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी यूनियन 0 कर दूं, ऐसा कुछ कहना चाहते हो? Yes, ma'am, because we will put 0. No, ma'am. क्या है यहाँ इज इक्वल टू 0 करने का मतलब इन दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। 0 कब बनेगा? जब दोनों में से कुछ एक 0 हो जाए। ये तो आपको पता ही है, अगर आप कह रहे हो a इंटू बी 0 है, इसको हम कहते हैं कि या तो a 0 है या तो फिर b 0 है। इसका मतलब मैं x को 2 वैल्यू दे दूं या 3 वैल्यू दे दूं, दोनों में 0 हो जाएगा आंसर। मेरा आंसर ये बनेगा, सिर्फ एक डिफरेंस, अब 2 और 3 इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि आंसर 0 हो सकता है। जब सिर्फ 0 से बड़ा कह रहे थे तो 0 आंसर नहीं बन सकता था, मतलब ना तो मैं x को 3 वैल्यू दे सकती थी, ना ही मैं x को 2 वैल्यू दे सकती। समझ गए? अब यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? 2 2 3। 2 वैल्यू पे 0 बन गया, 3 पे 0 बन गया, इन बिटवीन नेगेटिव हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. जी मैम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है थ्रू आउट +1 +2 और आगे भी। ठीक है जी? अभी मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी है, कल अगली क्लास में इसको पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे कॉन्सेप्ट को, और फिर देखेंगे कि डोमेन्स के क्वेश्चन में कैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो। ठीक है बच्चों? और असाइनमेंट कोई नहीं कह रहा कि मैडम हमने कर ली है, उसको डिस्कस कर लो, कोई प्रॉब्लम है या तो प्रॉब्लम है नहीं, दैट कैन बी वन थिंग। हाँ जी, जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट दी थी करी है किसी ने? अभी हाफ हुई है। हाँ, पर कब तक हाफ ही होती रहेगी वो बेचारी? नहीं नहीं, अगली बार पूरी हो जाएगी। अगली बार तक कृपा करके असाइनमेंट पूरी, तो चलो अभी उसमें जो फंक्शन डोमेन रेंज के क्वेश्चंस रहते होंगे वो नहीं अभी आपके हो पाएंगे, बाकी कर लेना। और फिर मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी देनी है, सब्जेक्टिव करो तो मैं ऑब्जेक्टिव दूं, अभी तो वही नहीं तुम्हारी हो पाई। तो बच्चों काम थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो, लटकाया ना करो काम। अगली बार मैंने पहले सब्जेक्टिव असाइनमेंट के डाउट्स लेने हैं, फिर मैंने आगे चलना है। इसको अच्छे से पढ़ के आना, पहले इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर हम इस पे क्वेश्चंस पर जाएंगे, हाउ टू यूज इट। ठीक है जी? ओके मैम। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके जी, बाय बाय।
हाँ जी, कुछ कहना चाहता है क्या कोई? एनीथिंग? Mayank, you want to say something? Okay.